हाँ जी दोस्तों, अनप्लस तन पर आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जाके आपको सारे वीडियो समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारे शेयर बाज़ार में बहुत सेक्टर्स हैं और अगर कोई सेक्टर के ऊपर कोई खबर आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ चलो खबर आ गई, फ़ॉरेन से खबर आ गई, अमेरिका से खबर आ गई, ट्रम्प भाई साहब ने कुछ कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सेक्टर है जिस पे अगर अमेरिका छींक भी मारता है तो इंडिया को काफ़ी भारी पड़ जाती है। हाँ जी, आप समझ ही गए होंगे किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आईटी सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं, आपने बिल्कुल ठीक समझ आएगी आपको। तो पहले ही इंडिया में हालत ख़राब है एआई के वजह से। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल सबके देखो जो न्यू अपने जो रिज़ल्ट्स आए हैं, कोई भी शेयर कामयाब नहीं हुआ, रिज़ल्ट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं और नीचे ही नीचे सब शेयर जा रहे हैं। और ऊपर से अभी एक ऐसा खबर आई है आईटी के सेक्टर में, अमेरिका से ट्रम्प भाई साहब ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि इंडिया के लिए थोड़ा भारी ही पड़ेगा, आईटी सेक्टर के लिए भारी ही पड़ेगा। वो तो अब सोमवार को देखेंगे, जब अगर ये चीज़ होती है तो मार्केट में तो आईटी सेक्टर की गिरावट वैसे ही इतनी हो रखी है, आगे अब क्या बचेगा उसके बारे में कहना तो मुश्किल है। अगर अभी आप पूछोगे भाई क्या बात है, व्हाट हैपेंड, तो अमेरिका से ही खबर है। और हमारे जो इंडियंस जो अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए, जैसे इंडिया से अगर हमने अमेरिका जाना है तो एक वीज़ा लगता है, H1B वीज़ा कहते हैं उसको। तो ये हासिल करने के बाद ही बंदा यहाँ से अमेरिका में काम करने को किया जा सकता है और वो वो कर सकता है काम कैसे। उसके लिए अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे जॉब रिक्वायर्ड है तो यू मस्ट हैव अ फॉर्मल जॉब ऑफ़र, ठीक है जी। और अगर एम्प्लॉयर हो तो वहाँ का भाई स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, कोई आपके बिहाफ पे आपको स्पॉन्सर करे। और आपके पास स्पेशल स्किल्स भी होने चाहिए, जैसे आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, यूजुअली फील्ड्स लाइक आईटी, इंजीनियरिंग जो भी हमारे आईटी सेक्टर के हैं। और डिग्री भी होनी चाहिए, आपको डिग्री, बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें फिर एनुअल लिमिट्स भी होते हैं कि आप उस पर कैप होता है, बेसिकली लिमिट कैप होता है कि आप इतना आपको पैसा मिलेगा, उतने पैसे में आपको काम करना है। और अगर ये भी है कि भाई उसमें एक ऐसे होता है लॉटरी सिस्टम, हिसाब हो तो बाद में आती है, जैसे 60-65 हज़ार आज की तारीख में 65 हज़ार के आसपास लोग आईटी में वो अलाउ कर रहे हैं। और अगर उससे ऊपर बंदे चले जाते हैं, समझ लो 1 लाख चले गए बंदे, तो फिर लॉटरी सिस्टम हो जाती है। तो मतलब 65 हज़ार के अंदर जो 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 ऊपर वाले हैं उनको लॉटरी सिस्टम से लिया जाएगा, बाकी मतलब सब उसमें ही आ जाएंगे लॉटरी सिस्टम में। तो ये भी एक चीज़ है। और ऐसा है कि स्टे ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल की होती है, और वो जो पहले थी कि भाई 3 साल बंदा काम करता है और वहाँ 3 साल को 6 साल में कन्वर्ट कर देता है, एक्सटेंड कर लेता है अपना। और साथ में क्या करता है, वहाँ जो बंदे रहते हैं हमारे अमेरिका में, हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं, वो अपने H4 वीज़ा, ये एक वीज़ा है जिससे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी या बच्चे बीवी को भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और ड्यूअल इंटेंट बोल रहे हैं, वो ड्यूअल इंटेंट का मतलब है यहाँ से हम जाते हैं काम करने वहाँ पे, और फिर नेचुरली वहाँ जाएंगे तो फिर जो आईटी सेक्टर के या जो भी बंदे हैं यहाँ पे वो चाहते हैं कि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कार्ड की बहुत कीमत है, ग्रीन कार्ड आसानी से मिलता नहीं है अमेरिका। आजकल तो और दिक्कतें बढ़ गई हैं। और फिर होती है फेयर पे, योर एम्प्लॉय मस्ट पे यू द सेम प्रिविलेज वेज एज अ लोकल, मतलब सेम सैलरी भी होनी चाहिए। तो लेकिन वो तो वहाँ तो कम ही देते हैं, वहाँ थोड़ा सेम देंगे। अच्छा, इसी में अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये भी आपको ट्रम्प भाई साहब की देन है जो कर रहे हैं, वो आईटी सेक्टर की बैंड बजा रहे हैं जो अच्छी खासी। यूएस टू पॉज H1B वीज़ा फॉर 3 years रिपब्लिकन लॉ। तो इसका मतलब क्या है, H1B वीज़ा 3 साल के लिए बिल्कुल बैन, मतलब कोई बंदा यहाँ से H1B वीज़ा लगा के अमेरिका में काम करने नहीं जा सकता। ये जो रिपब्लिकन यही जो ट्रम्प साहब की सरकार है, वो एक तो कांग्रेस है वहाँ पे, कांग्रेस अलग है, इंडियन कांग्रेस नहीं, इंडिया में अलग कांग्रेस है वहाँ की। जैसे इंडिया में तो कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे वहाँ रिपब्लिकन और कांग्रेस है। जो ट्रम्प साहब है वो रिपब्लिकन पार्टी के वो हैं जो भी। अब इसमें लिखा है पुट 3 years हॉल्ट ऑन H1B वीज़ा एंड HP, मतलब दोनों पे, H1B वीज़ा पे भी हॉल्ट लग जाएगा और H4 वीज़ा पे भी हॉल्ट लग जाएगा। ये उन्होंने अपने बिल में ये अभी वो करेंगे, डालेंगे, प्रपोज करेंगे। और प्रपोज करने के बाद देखते हैं उसमें क्या आता है। वो उनके सेनेट वगैरह है वहाँ पे जाएगा, और जैसे हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं और बिल पास होते हैं
वैसे ही वहाँ जाके वहाँ पास होंगे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। अब जैसे 10 पॉइंट आपको आए हैं, वो आपको जो 10 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये ज़रा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 3-year program freeze. The bill calls for an immediate 3-year pause or suspension of H1 visa program. During the time no new H1 visa would be issued. इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि H1B जो वीज़ा है, जो हम यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं बंदे, उनको वो 3 साल के लिए पॉज कर दो। रिडक्शन ऑफ एनुअल कैप, वंस अ प्रोग्राम रिज्यूम्स एनुअल कैप, ये जब मैं अभी कह रहा था 65,000 वाली, जो 65,000 वाले हैं जस्ट उसको वो कम कर रहे हैं, जो कैप लगा हुआ है 65 को 25 कर रहे हैं। मतलब 65,000 जो बंदे काम करने जा सक रहे थे उसको रिड्यूस करके उन्होंने 25,000 कर दिया है। तो मतलब जो और मुसीबत है वो मुसीबतें डालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ये। तो उसके बाद अगला पॉइंट ये है, मिनिमम सैलरी उनको होना चाहिए $2 लाख। $2 लाख का मतलब 1,80,00,000 के आसपास। और employer would be required to pay H1B workers in a minimum of 2 lakh per year, effectively pricing out entry level। इसका मतलब ये है, अब $2 लाख कोई नॉर्मल इंसान या नॉर्मल आईटी के बंदे को तो मिल नहीं सकती। वो हायर एंड वाले बंदे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और जिन्होंने 1,80,00,000 रुपये, कोई मजाक बात नहीं होती है। तो ऐसे बंदे हैं कहाँ, बहुत कम बंदे हैं। तो उन्होंने इनका प्रोग्राम ये है कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनको एंट्री बंद कर दो, जाके वो हमारे हिंदुस्तानी वहाँ जाए ना, और वो अपने जो उनके यूएस के वर्कर्स हैं या यूएस की जो आबादी है उनको नौकरी दे। बेसिकली इनका मोटा मोटी काम यही है, ठीक है जी। एंड ऑफ लॉटरी सिस्टम, वो वही वाला जो मैं बात बोलता हूँ। एंड ऑफ लॉटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो 65,000 तक है तो द रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस लॉटरी वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ वेज बेस्ड सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि समझ लो एक बंदा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है और एक बंदा कमा रहा है 2 करोड़ रुपए और एक बंदा कमा रहा है 3 करोड़ रुपए, एक कमा रहा है 50 लाख। तो वो ऐसे करेंगे कि जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, लॉटरी वाले सिस्टम में सबसे पहले 3 करोड़ वाले को देंगे, फिर उसके बाद 2 करोड़ वाले को देंगे, फिर उसके बाद फिर 1 करोड़ वाले को देंगे, इसके बाद 50 लाख वाले। इसका मतलब है लॉटरी सिस्टम ख़त्म, कि जिसकी लॉटरी लगी नहीं, वो जिसकी जितनी कीमत है, जितनी उसकी पेमेंट मिल रही है, मतलब हायर एंड वाले बंदे ही वहाँ टिक पाएंगे। तो नीचे वाले बंदे हैं वो निकालना चाहते हैं सबको, वो बेसिकली आबादी कम करना चाहते हैं, चाहते हैं इंडियन आए ना। और इंडिया ही है जो मेन वहाँ पे डेरा जमाए बैठा है आईटी में। जिसको देखो आईटी में कोई काम करेगा यहाँ पे और वो बस सोचता है कि उसकी सपना यही होता है कि मैं अमेरिका में जाके काम करूँ, तो वो उस पर लगता है ताला ही लगा के छोड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं फिर। बैन ऑन डिपेंडेंट H4B, ये जो वीज़ा है जो बच्चों के लिए, जो बीवियों के, जो अपनी हस्बैंड जो वहाँ काम करे अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को ले जाते 21 दिन, वो भी ख़त्म, वो भी बिल्कुल ख़त्म करने के चक्कर में है, ठीक है जी। एलिमिनेशन ऑफ ग्रीन कार्ड का जो पार्ट है वो भी ख़त्म, मतलब जो हम जाके वहाँ काम करते हैं फिर ग्रीन कार्ड के अप्लाई करते हैं, मतलब कोई बंदा वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलेगा ही नहीं किसी को। मतलब आप जाओगे और आपको ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बात ही ख़त्म कर देंगे। वो पहली बात तो अंदर ही नहीं आने दे रहे, वो बड़े बड़े लोगों को ही आन दे रहे हैं, वो बुद्धिजीवी को, और जो छोटे मोटे काम वाले हैं उनको कहते हैं गुड बाय टाटा। तो वो जो ग्रीन कार्ड वाले हैं उनकी वो भी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म। अब एंडिंग ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, द बिल प्रोसेस इज एंडिंग द ऑप्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम विच करंटली अलाउज इंटरनेशनल स्टूडेंट टू वर्क इन द, मतलब जो वहाँ पे जाके काम मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और वहीं पे टिक जाते हैं और सोचते हैं वहीं पे नौकरी कर, उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी। मतलब जो यहाँ इंडिया से जाते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं आईटी में, सोचते हैं वहाँ ग्रेजुएशन कर लेंगे या इंजीनियरिंग के बाद एमटेक कर लेंगे, फलाना ढिपना कर लेंगे, उसके बाद वहाँ नौकरी मिल जाएगी, वो भी ख़त्म करने के चक्कर में है। उसको भी कहते हैं ख़त्म करो इसको, क्योंकि यही बंदे हैं जो वहाँ पे ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं और उसकी मतलब वो आबादी कम करना चाहते हैं, हमारे इंडियंस को स्पेशली आने ही नहीं दे देता। अब थर्ड पार्टी स्टाफिंग, थर्ड पार्टी का मतलब ये यहाँ से बंदे उठा के ले जाते हैं, जो जैसे भी करके ले जाते हैं, वो उनका भी मामला चौकड़ी मारना चाहते हैं, उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयज़ मस्ट सर्टिफाई दैट दे कुड नॉट, अच्छा सब बहुत बड़ी बात। ये पॉइंट क्या है कि अगर कोई बंदा यहाँ से कोई आईटी प्रोफेशनल को ले जाए, कोई कंपनी वाला, जैसे कोई वहाँ TCS है, तो उनको वहाँ सर्टिफाई करना पड़ेगा, उनको वहाँ जाके सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये हमने बंदा यहाँ से ले गए हैं, क्योंकि इस टाइप का बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
मतलब जहाँ जो इसने पढ़ाई की है, जो इसको आता है, जो इसकी एजुकेशनल नॉलेज है, जो ये काम कर सकता है, वहाँ पे अमेरिका में कोई बंदा ही नहीं है जो ये काम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का मामला है, ठीक है जी। और प्रोहिबिशन इन मल्टीपल जॉब, ये एक और जो इंडियंस है H1B holder would be strictly prohibited for holding multiple जॉब और मून लाइटिंग का मतलब ये है, हम जैसे बंदे जाते हैं यहाँ से प्रोफेशनल्स आईटी सेक्टर के, वहाँ जाते हैं आईटी सेक्टर में एक कंपनी में काम करते हैं, तो मतलब इन्फोसिस में काम करते हैं, इन्फोसिस में तो काम करेगी, साथ में विप्रो में भी काम कर रही है। ये मून लाइटिंग का मतलब ये है, यहाँ भी काम कर रहे हैं और वहाँ भी काम कर रहे हैं, मतलब दो कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो वो भी बंद करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें नोट देखो, एज पर 2026 अप्रैल दिस इज अ प्रपोज्ड बिल, फिर ये प्रपोज है, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ अ प्रपोज्ड बिल इन द यूएस कांग्रेस। वो जहाँ कांग्रेस होती है वहाँ, जहाँ हिंदुस्तान वाली नहीं, वहाँ अलग कांग्रेस है, ठीक है। टू बिकम लॉ इन मस्ट पास बोथ द हाउसेज एंड द सेनेट, जैसे यहाँ होते हैं लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे भी है, सेनेट है, तो दोनों हाउसेज में, बोथ द हाउसेज में पास होगी तभी ये लॉ बनेगा, ठीक है। करंटली इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव फलाना, ठीक है जी। रिपब्लिक के फिलहाल तो रिपब्लिकन ही है यहाँ पे, और वो पहले बिल जाएगा, पास होगा, तो ये भी अभी थोड़ी सी समय है इसको, और ये इसका इम्पैक्ट तो पक्का आना ही है, इम्पैक्ट तो आएगा ही। क्यों आएगा? देखो, अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, एक चीज़ दिखाऊँ, एक आपको डेटा दिखाऊँ, तो इंडिया में से 71% जाते हैं वहाँ पे काम करने, अमेरिका में 71% जाते हैं भाई साहब, चाइना में सिर्फ 11.7%, फिलीपींस में 1.3%, कनाडा में 1.1%, और बाकी देशों की तो पूछो ही मत, 1%, 0.8%, बाकी पाकिस्तान में 0.8%, ब्राज़ील मतलब ये इंडिया में से 71% लोग जाते हैं अमेरिका में काम करने, तो मतलब इंडिया की ही लंका लगाने का प्रोग्राम है उनका। ट्रम्प साहब तो मतलब पूरी की पूरी दुश्मनी है, इंडिया से तो पूरा खार खाए हुए हैं, और पाकिस्तान के पूरे दोस्त हुए हैं, इंडिया की तो पूरी बैंड बजा के छोड़ेंगे, ठीक है जी। अब देखो आप कितने बंदे हैं जो आईटी में जाती हैं, 71 में से 64% जाते हैं आईटी में से, एग्रीकल्चर में सिर्फ जाते हैं 9.8%, ठीक है जी। बाकी एजुकेशनल जो यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते हैं वो 5.4% है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉमर्स वगैरह के वो 4.9% जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ये सब हो रहा है तो इंडिया में इम्पैक्ट तो होगा ही, वैसे भी इंडिया के शेयर के। अब अगर ये तो एक चीज़ है, ये तो अगर परमात्मा ना करे एक रूल और आ जाए जो बहुत भयंकर रूल है, उसको कहते हैं यूएस हायर एक्ट 2025, अगर ये आ गए तो भाई साहब लंका लग जाएगी, बस लंका ही लग जाएगी, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। अब ये है क्या बेसिकली एक्ट 2025, इसमें क्या कहते हैं, हायर एक्ट के हिसाब से ये है कि हमें अगर जैसे TCS वहाँ काम कर रहा है और वो यहाँ से कोई बंदा लेके जाता है अपने वहाँ काम करने, तो अगर वो हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं बंदे, तो उस बंदे के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए उसके 25% टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सरकार को। अब आप सोचो, अगर 25% बंदा एक्स्ट्रा टैक्स देगा, टैरिफ ही समझ लो एक बंदे के लिए, तो बचेगा क्या कंपनी को तो कुछ बचना ही नहीं। तो मतलब ऐसी जगह में चोट पहुँचाने के चक्कर में है ट्रम्प साहब कि अब ये जो मिड टर्म इलेक्शन है, अगर ये हार ही जाए ना तो ही हमारी भलाई है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि इंडिया के तो पूरे के पूरे परम दुश्मन हैं, और ये पता नहीं क्या चाहते हैं। तो इंडिया के आईटी के सेक्टर के लिए ये तो बहुत बैड न्यूज़ है फ़िलहाल। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है, और अगर सोने पे सुहागा, अगर ये नीम चढ़ा, कहते हैं ना तेल पे उस पर नीम चढ़ा, अगर 25% वाला ये भी टैरिफ आ जाए तो इंडिया की तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी आईटी की सेक्टर की, तो फिर तो सीधा लंका लगेगी, मतलब काफ़ी बुरा हाल हो जाएगा इंडिया का आईटी सेक्टर का। अब ये देखते हैं ये क्या होता है, इसमें प्रपोज बिल में क्या आता है, ये तो जब आएगा तभी आपको मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं हॉल्ट करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो में से कुछ अच्छा लगे, कुछ आपको लगे कि भाई हाँ इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी ही मोटिवेशन है, आपका ही आशीर्वाद है जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन ला के आपके सामने वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, मेरा हौसला अफजाई करो, तो मुझे और अच्छा लगेगा आपके लिए कोई अच्छे वीडियो बनाने में। तो इसी के साथ मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़